तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आप रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्लास 11 में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। आप ये पढ़ चुके हैं कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि रिलेशन क्या होता है, वो 11th क्लास की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख लीजिएगा ज़रूर कि रिलेशन होता क्या है। वैसे रिलेशन एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे रियल लाइफ के रिलेशन होते हैं कि भाई बहन का रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, फादर मदर का रिलेशन होता है, सन और फादर का रिलेशन होता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स के रिलेशन भी होते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि 2 और 4 ये 2 नंबर हैं, इनमें क्या रिलेशन है। इनमें बहुत सारे रिलेशन हैं, जैसे कि 4 जो है ना वो 2 से बड़ा है, ये एक रिलेशन हो गया। 2 जो है वो 4 से छोटा है, ये भी एक रिलेशन हो गया। 2 जो है वो 4 का आधा है, ये भी एक रिलेशन हो गया। 4 जो है वो 2 का डबल है, ये भी क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो जैसे रियल लाइफ में रिलेशन होते हैं, ऐसे ही मैथमेटिक्स के रिलेशन भी होते हैं। ज़्यादा डिटेल रिलेशंस की आपको पढ़नी है और फंक्शंस की अगर पढ़नी है तो 11th क्लास का जो लिंक है मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करिएगा, आप पूरा इसके बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। और उसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता रिलेशंस होते क्या हैं। फ़िलहाल 12वीं क्लास में हमें पढ़ना है किसके बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। रिलेशन कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली टाइप लिखी है रिलेशंस की, जिसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, जो पूरी तरह से क्या होगा, खाली होगा। तो एम्प्टी रिलेशन को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक सेट लिया हुआ है, जिसके अंदर 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट लिखे हुए हैं, और ये रिलेशन यहाँ पे बना हुआ है। R इज़ इक्वल टू A, B सच दैट A माइनस B इज़ इक्वल टू 12। तो अब अगर हम इस रिलेशन को बनाने की कोशिश करते हैं इस सेट के ऊपर, तो देखिए हमें क्या हासिल होगा। अगर ये रिलेशन इस दिए गए सेट के ऊपर बना हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये दिया जाएगा कि जो भी रिलेशन है वो इस सेट के ऊपर बना हुआ है। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमें रिलेशन दे रखा है ये इस दिए गए सेट के ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब इसमें जो 2 एलिमेंट लिए जाएंगे, दोनों के दोनों इसी सेट से लिए जाएंगे। A भी यहीं से लिया जाएगा, B भी यहीं से लिया जाएगा। तो मान लो कि मैंने A यहाँ से ले लिया 1 और B ले लिया मैंने 2, ठीक है। तो अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग A माइनस B जो है वो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो आना तो उसे 12 चाहिए, लेकिन वो आएगा कितना, माइनस का 1 आएगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 में से 2 माइनस करके माइनस का 1 आएगा, यानी कि इस पर रिलेशन ने काम नहीं किया। हमने 2 नंबर यहाँ से लिए, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए था, 12 आना चाहिए रिलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं आया। अगर हम 2 सेम नंबर भी यहाँ से ले लेते हैं, A और B दोनों जो हैं आपको इसी सेट के अंदर से लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशन बना हुआ है ये सेट A के ऊपर बना हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अभी दोनों सेम नंबर हमने यहाँ से ले लिए हैं। अब इनका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। फिर से 12 के इक्वल नहीं आया। अब ऐसा करता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ और एक 1 ले लेता हूँ। 5 और 1 ले लिया, 5 माइनस 1, और इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप इनमें से कौन सा नंबर आगे ले रहे हैं, कौन सा नंबर पीछे ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको केवल माइनस करना है। तो 4 आया, अभी भी 12 के इक्वल नहीं आया। तो आप यहाँ से कोई सा भी पेयर देखेंगे ना, उठा कर लेंगे यहाँ से, तो 12 तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो इसका मतलब ये जो हमारा रिलेशन है ना, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ये पूरी तरह से क्या रह जाएगा, एम्प्टी रह जाएगा। इस रिलेशन के अंदर ना तो ये आ रहा है 1, 2, ये मैं भर रहा हूँ इसके अंदर, लेकिन ये आएगा नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 2, 2 भी नहीं आएगा, 5, 1 भी नहीं आएगा, ना तो ये आ रहा, ना ये आ रहा, ना ये आ रहा। और आगे और भी कोई पेयर ले लो, जैसे कि 1 और 3 ले लिया तुमने, फिर 1, 3 में रिलेशन जब लगाओगे A माइनस B इजिकल टू 12 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, माइनस का 2। ये फिर से 12 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब ये वाला पेयर भी, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ये भी इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो रिलेशन है इसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा रिलेशन एम्प्टी रह जाएगा, खाली रह जाएगा। तो इससे साबित होता है कि जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, जो इस सेट के ऊपर बना हुआ है, ये पूरी तरह से क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी रिलेशन को समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ का एग्जांपल। तो ये जो एग्जांपल हमारे सामने लिखा है, एग्जांपल नंबर 2, ये हमारी बुक का ही एग्जांपल है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। लेट A बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट
ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखा है बॉयज़ स्कूल। ए एक ऐसा सेट है जो रिप्रेजेंट करता है उन स्टूडेंट को जो बॉयज़ स्कूल के अंदर है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए, इस ए सेट के ऊपर एक रिलेशन बना हुआ है। देखिए जब भी कोई रिलेशन बनेगा तो वो किसी ना किसी सेट के ऊपर बनेगा। फिलहाल हमारा जो रिलेशन बना हुआ है वो सेट ए के ऊपर बना हुआ है, और सेट ए है क्या, ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, ये सेट ए है, इसके ऊपर बना हुआ है रिलेशन आर। और क्या उसकी डेफिनेशन है, रिलेशन आर की डेफिनेशन है ए कॉमा बी सच दैट ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो आप सोचिए इस चीज़ को कि क्या किसी बॉयज़ स्कूल के अंदर एक बच्चा दूसरे बच्चे की सिस्टर हो सकता है क्या, क्योंकि वो तो सारे लड़के हैं, एक लड़का दूसरे लड़के की सिस्टर कैसे हो सकता है। हाँ अगर इसकी जगह गर्ल्स स्कूल होता तब ये एम्प्टी रिलेशन ना होता, क्योंकि एक लड़की दूसरी लड़की की सिस्टर हो सकती है, लेकिन एक लड़का दूसरे लड़के का सिस्टर कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर कुछ नहीं आएगा, और ये साबित होता है कि ये क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है। तो हमने रियल लाइफ का एक एग्जांपल देखा जिससे हमें पता चला एम्प्टी रिलेशन के बारे में। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है कि सिंस द स्कूल इज़ अ बॉयज़ स्कूल, नो स्टूडेंट ऑफ द स्कूल कैन बी द सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। स्कूल का कोई भी बच्चा जो है या कोई भी स्टूडेंट वो दूसरे का सिस्टर नहीं हो सकता, क्योंकि वो है एक बॉयज़ स्कूल। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो रिलेशन है वो पूरी तरह से एम्प्टी रिलेशन है। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे एम्प्टी रिलेशन के बारे में। लेकिन रिलेशंस की टाइप यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एम्प्टी रिलेशन के बाद अब हम समझने जा रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। लेकिन अभी ना इसकी डेफिनेशन और बची है एम्प्टी रिलेशन की, उसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। हमने एम्प्टी रिलेशन को समझ तो लिया ही है, लेकिन डेफिनेशन का पता होना भी चाहिए। तो डेफिनेशन ये है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, यहाँ पे इन आना चाहिए, तो इन मैंने बना दिया है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए, देखिए कोई भी रिलेशन किसी न किसी सेट के ऊपर बना हुआ होता है, इज़ कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कब वो कहलाएगा, इफ़ नो एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। अब हमारे पास जो सेट ए था इस के अंदर वो क्या था, ऑल द स्टूडेंट ऑफ बॉयज़ स्कूल। अब बॉयज़ स्कूल के दो स्टूडेंट हैं मान लो, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब दोनों के दोनों बॉयज़ हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हो सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर नहीं हो सकते इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो दोनों सेट ए के एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं, तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो एम्प्टी रिलेशन है ये सबसेट होता है सेट ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी क्लास 11th का जो मैंने दे रखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लास 11 में रिलेशन के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे सामने लिखा हुआ है, कंसीडर द रिलेशन आर ऑन द सेट ए। सेट ए के ऊपर एक रिलेशन आर बना हुआ है। कोई भी रिलेशन ज़रूर किसी न किसी सेट के ऊपर ही बना हुआ होता है, चाहे वो सेट ए हो, चाहे वो नेचुरल नंबर का सेट हो, चाहे वो होल नंबर का सेट हो, किसी का भी हो। तो ये एक रिलेशन आर है जो इस सेट के ऊपर बना हुआ है। शो दैट दिस इज़ द यूनिवर्सल रिलेशन, हमें ये बताना है कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से दो एलिमेंट लेंगे। ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं उनके अंदर हमेशा दो ही एलिमेंट लिए जाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की जानकारी भी आपको क्लास 11th के लेक्चर में मिल जाएगी। अगर आपको नहीं पता ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो 1 2 जैसे हमने लिया यहाँ पर, अब 1 2 में अगर हम इस रिलेशन की डेफिनेशन को अप्लाई कर दें तो 1 - 2, ठीक है। 1 - 2 जो है वो माइनस का 1 आएगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से प्लस का 1 हो जाएगा। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है, यस। अब मान लो दो एलिमेंट सेम ले लेते हो तुम, एक 1 है दूसरा भी 1 है, तो 1 - 1 आएगा जो कि 0 है। तो क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? इसी तरह से मान लो कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लिया जाता है, 2, 3। तो 2 - 3 माइनस का 1 आएगा जो कि मॉड की वजह से +1 बन जाएगा, और वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
ठीक है। अब अगर आप इसके कोई भी एलिमेंट लेके देखेंगे, चाहे वो दोनों सेम हो चाहे वो अलग अलग हो, ए में से कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं तो वो सब के सब इस रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस सेट का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। 1 जो है वो 2 से रिलेटेड है, क्योंकि 1 और 2 को जब सॉल्व करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 0 मिलता है। यानी कि और भी आप एलिमेंट यहाँ पे लिख के देख सकते हैं। तो जब किसी सेट का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, हर एलिमेंट, तो हम उसके ऊपर बने हुए रिलेशन को कह सकते हैं कि वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, इसके बारे में जो डिटेल्स लिखनी है। तो यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में आप ये बात याद रखिएगा, जब किसी सेट का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। अभी पीछे हम एक सेट देख के आए थे, ऑल द स्टूडेंट इन अ बॉयज़ स्कूल। तो वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे, क्योंकि कोई किसी का सिस्टर नहीं था। लेकिन यहाँ पे हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि जब भी हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं तो उनके बीच रिलेशन ज़रूर बन रहा है, वो इस रिलेशन की डेफिनेशन पर पूरी तरह से फिट बैठ रहे हैं। तो सारे एलिमेंट क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जा सकता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सारा लिख दिया है कि वी ऑब्जर्व दैट मॉड a माइनस बी इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू a। मतलब जितने भी a और b a से लिए जाएंगे उन सब के लिए ये जो पूरा हम निकालेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद हमने लिखा इम्प्लाइज दैट a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब ये दोनों r से बिलोंग करेंगे, मतलब कि ये दोनों इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। और इस तरह की लैंग्वेज से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में ये लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल होगी। अगर आप इन चीज़ों से, बिलोंग्स टू से, इन सब से डर गए तो फिर आपको चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी। तो दूसरी लाइन में हमने लिखा a, b बिलोंग्स टू r। इसका मतलब a और b दोनों जो हैं वो r की जो डेफिनेशन है इस रिलेशन की, उससे, उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे से रिलेटेड है। फॉर ऑल a b, जितने भी a b सेट a से लिए जाएंगे, ठीक है। ये भी सेट a से लिया जाता है, ये भी सेट a से लिया जाता है, और ये a इंटू a क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसके बाद आगे लिखा हुआ है implies that each element of set A is related to every element of set A। सेट A का हर एलिमेंट सेट A के हर दूसरे एलिमेंट से क्या है, रिलेटेड है। सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि R जो है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो यूनिवर्सल रिलेशन ऐसा रिलेशन कहलाता है जब किसी सेट का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हो। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया है। एक और एग्जांपल लेकर इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, तो यूनिवर्सल रिलेशन को समझने के लिए दूसरा एग्जांपल हमारे सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं ज़रा। लिखा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज़ स्कूल। अभी अभी जो एग्जाम्पल लिया था ना, वो उसी को दोबारा से लिया जा रहा है। ए उस सेट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज़ स्कूल, बॉयज़ स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को। पीछे हमने देखा था कि ये एक दूसरे के सिस्टर नहीं हो सकते। अभी क्या करना है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए के ऊपर बना हुआ रिलेशन आर, जो कि इस तरह से डिफाइंड है, a, b सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ a एंड b इज़ लेस देन 3 मीटर्स। देखो ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है। मीटर बहुत बड़ी यूनिट होती है। एक इंसान की जो हाइट होती है वो करीब करीब 1.5 मीटर तक होती है। एक इंसान की हाइट जो है वो 1.5 मीटर तक होती है, पूरी हाइट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी, दो जो स्टूडेंट हैं ए और बी, उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि दो अगर स्टूडेंट हैं तो दोनों की हाइट के बीच का डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में तो वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। पूरी दुनिया में दो लोगों के बीच की हाइट का जो डिफरेंस है वो 1 मीटर भी कभी भी हो नहीं सकता, क्योंकि एक इंसान की पूरी हाइट ही 1.5 मीटर के आसपास होती है। या तो 1.5 मीटर से थोड़ा छोटा होता है या फिर 1.5 मीटर से बड़ा होता है। एवरेज हाइट 1.5 मीटर होती है। तो ये जो डिफरेंस इन्होंने दिया है ना 3 मीटर, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऐसा जो डिफरेंस है
या इससे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो हमें कभी मिल ही नहीं सकता, हमेशा इससे कम ही डिफरेंस मिलेगा। और यहाँ पे लिखा भी कम के बारे में ही है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सेट ए जो है स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सेट है, बॉयज़ स्कूल के। और ए रिलेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दो ऐसे स्टूडेंट को जिनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम होगा। स्कूल के जितने भी स्टूडेंट होंगे सब की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही होगा। इसका मतलब स्कूल के सारे स्टूडेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड हैं। सारे स्टूडेंट, एक भी स्टूडेंट बचेगा नहीं। स्कूल के कोई से भी 2 स्टूडेंट लेंगे तो उनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही आएगा, ज़्यादा कभी नहीं आ सकता। तो सारे स्टूडेंट की हाइट का डिफरेंस अगर निकाला जाएगा आपस में लेकर तो वो 3 मीटर से कम ही आएगा। यानी कि सारे के सारे स्टूडेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपस में क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। तो इससे साबित होता है कि ये जो रिलेशन हमें दे रखा है ये रिलेशन एक यूनिवर्सल रिलेशन है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया है कि इट इज़ ऑब्वियस दैट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एनी 2 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल हैज़ टू बी लेस देन 3 मीटर। ये ऑब्वियस है कि स्कूल के कोई से भी 2 स्टूडेंट की हाइट का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा लेस देन 3 मीटर ही आएगा। इसका मतलब स्कूल के सारे स्टूडेंट एक दूसरे से क्या हैं? रिलेटेड हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। अब मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन को लिख दिया है। अ रिलेशन आर इन सेट ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का हर एलिमेंट ए के दूसरे एलिमेंट से क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। यहाँ पे ऐसे भी लिख दिया है कि आर इज इक्वल टू ए इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा एम्प्टी रिलेशन के बारे में और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है उसको समझने के लिए ये एग्जांपल काफ़ी रहेगा। इसमें मैं एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1, 2 और 3, और इस सेट के नीचे 3 रिलेशन दे रखे हैं जो इसी सेट के ऊपर बने हुए हैं। सेट ए के ऊपर बने हुए 3 रिलेशन हमें दे रखे हैं। पहले में लिखा 1, 1, 2, 2, अगले में लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3, इससे अगले में लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सेट ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन को इन तीनों में से कौन सा रिप्रेजेंट करेगा। तो इन तीनों को ध्यान से देखने से पता चलता है कि ना तो ये आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता, ना ही ये आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये वाला ए के ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है और उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए नीचे बना देंगे और कैपिटल आई जो है वो बड़ा करके इस तरह से बनाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। तो असल में आइडेंटिटी रिलेशन हम किसे कहेंगे? जब किसी सेट का हर एलिमेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है तो उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है। जैसे 1, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, 2, 2 से रिलेटेड होना चाहिए और 3, 3 से रिलेटेड होना चाहिए। और मैंने बोला हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट, तो हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेटेड होना ज़रूरी है। देखिए इस हिसाब से तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है कि ठीक है 1, 1 से रिलेटेड है, 2, 2 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर 3, 3 आना चाहिए था जो कि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि नहीं है। 3, 3 नॉट बिलोंग्स टू R1 है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। मान लो कि इसमें 4 एलिमेंट होते तो चारों के चारों एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होने चाहिए थे। मान लो यहाँ पे 4 भी होता तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अगर आता तो हम आइडेंटिटी रिलेशन उसको कहते। तो आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे रिलेशन को कहा जाता है जब सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। ये भी आइडेंटिटी रिलेशन हो सकता था, लेकिन इसमें क्या है कि 2 एलिमेंट तो अपने आप से रिलेटेड हैं लेकिन तीसरा अपने आप से रिलेटेड नहीं था, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। इसमें क्या है कि ठीक है सब अपने आप से रिलेटेड थे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 1 जो है वो 3 से रिलेटेड हो गया, अपने आप से तो रिलेटेड था ही लेकिन एक और से रिलेटेड, इसलिए ये भी आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो उम्मीद है कि आप आइडेंटिटी रिलेशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे होता क्या है। अभी मैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी रिलेशन की जो डेफिनेशन है उसको लिख दिया है। A relation R on the set A is said to be identity relation if every element of A is related to itself only। यहाँ पे ये शब्द इम्पोर्टेंट है, every element of A related to itself only। हर एलिमेंट जो है वो सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट होना चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे। और कैपिटल आई और छोटा सा ए बना के उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है। लेट ए बी द सेट देन द रिलेशन आई ए इज इक्वल टू ए कॉमा ए। यहाँ देख रहे हो ना, दोनों सेम है, और ए बिलोंग्स टू जो सेट दिया होगा उससे ऑन ए इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन। ये थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है। तो उम्मीद है कि आइडेंटिटी रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से समझते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अभी 3 रिलेशन और बचे हैं। नंबर 4 पर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बहुत से बच्चों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन और जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था नंबर 3 पर आइडेंटिटी रिलेशन, वो दोनों एक जैसे लग सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। डेफिनेशन को देखने से पहले इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा ज़रा। फिर से हमने एक सेट ले रखा है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और इस सेट के ऊपर हमने 2 रिलेशन बनाए हुए हैं R1 और R2। R1 के एलिमेंट ध्यान से देखिए, 1 1 2 2 3 3 1 3 2 1। इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन नीचे वाला 1 1 3 3 2 1 3 2, इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते। तो आखिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, सेट ए का हर एलिमेंट अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो हम उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाता है तो हम उसे रिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। अब इसमें क्या छूटा है देखो, 1 1 ठीक है, 3 3 ठीक है, लेकिन क्या इसमें तुम्हें कहीं 2 2 दिखाई दे रहा है? 2 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है R2 से, इसीलिए हमने इसको रिफ्लेक्सिव नहीं कहा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे से रिलेटेड भी हो जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ आइडेंटिटी रिलेशन में नहीं होती। आइडेंटिटी रिलेशन हम इसको तब कहते हैं, मान लो मैं यहाँ पे एक और R3 बनाता हूँ। अभी R3 बनाने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1 1 2 2 और 3 3 लिखा। तो अभी जो ये रिलेशन आप देख रहे हैं ये आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम लिख सकते हैं IA, ठीक है। लेकिन ये वाला जो रिलेशन है इसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगा जब किसी सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, और अगर वो कोई दूसरे से भी रिलेटेड हो जाता है तो भी हम उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। लेकिन इस वाले केस को हम आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कह सकते। आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरे से रिलेटेड हो गया तो फिर वो आइडेंटिटी नहीं होगी। तो क्या हम इसे रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है। आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, अगर वो किसी दूसरे से रिलेटेड हो गया तो उसे आइडेंटिटी नहीं कहेंगे। रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, और अगर वो किसी दूसरे से भी रिलेटेड हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी का जो मामूली सा डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश करिए। अभी जब मैं इनकी डेफिनेशन लिखूंगा तो उसमें सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहेंगे? जब किसी सेट का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, और अगर वो किसी दूसरे से भी रिलेटेड हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आप उसे रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, ठीक है। इसे हमने रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं कहा? क्योंकि 1 1 था, 2 2 था, 1 1 था, 3 3 था, लेकिन 2 2 इसके अंदर नहीं था। हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए था, 2 2 नहीं आ रहा था, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस वाले को हम रिफ्लेक्सिव भी कह सकते हैं और आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, किसी दूसरे से नहीं है, इसलिए आइडेंटिटी है। और हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव भी है। और अगर यहाँ पे किसी दूसरे से रिलेटेड हो जाता तो भी रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन तब ये आइडेंटिटी ना होता। तो अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के बाद मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दिया, ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन को। अ रिलेशन R ऑन सेट A इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A रिलेटेड टू इटसेल्फ। जब A का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा तो उस सेट को क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। अब आप ये देखिए कि इस डेफिनेशन में
मतलब रिफ्लेक्सिव की जो डेफिनेशन है और जो आइडेंटिटी की डेफिनेशन है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए ज़रा, अगर मैं आपको डिफरेंस फाइंड करने के लिए कहूँ कि इस डेफिनेशन में और इस डेफिनेशन में क्या डिफरेंस, तो आप क्या ढूंढेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए आइडेंटिटी रिलेशन में इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इट्सेल्फ ओनली, और यहाँ पे क्या लिखा है रिफ्लेक्सिव में, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इट्सेल्फ। यहाँ पर ओनली वर्ड नहीं है, वहाँ पर ओनली वर्ड लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आइडेंटिटी के अंदर, आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर हर एलिमेंट सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड होना चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में हर एलिमेंट तो अपने आप से रिलेटेड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो किसी दूसरे से भी हो जाता है तो इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड ज़रूर होना चाहिए। एंड में एक इम्पॉर्टेंट लाइन और लिखी हुई है, इसको भी देखिए ज़रा। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्सिव। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ये, वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन होगा ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं हो सकता। ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अभी अभी हमने इस रिलेशन को देखा था, ये रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन था, इसे हम रिफ्लेक्सिव भी कह सकते थे। लेकिन उस वाले को देखो, उसे हम रिफ्लेक्सिव तो कह सकते हैं लेकिन आइडेंटिटी नहीं कह सकते, इन दोनों की वजह से। तो देखो, मैंने तुम्हें रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो समझा ही दिया, साथ ही साथ ये भी समझा दिया कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में समझने से पहले, मतलब इसके एग्जाम्पल को देखने से पहले, हमें समझ लेना ज़रूरी है कि किस रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। देखो, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। बस ये समझ लेना ज़रूरी है किसी भी रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। अगर मान लो ये बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर आप उस रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। तो हम इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा सिमेट्रिक है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। देखो ज़रा, 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, 3 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है। 1 4 आर से बिलोंग कर रहा है तो 4 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं। तो ये ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कुछ भी लिखा है हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस इतना देखना है कि अगर 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है तो 3 1 को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा उस रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए। इसमें क्या है ना कि इसमें ए और बी दोनों सेम है, तो किसे ए कहूँ किसे बी कहूँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ए बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, बी ए भी आर से बिलोंग कर रहा है। दोनों को आप बदल भी दे देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी रिलेशन को सिमेट्रिक तब कहेंगे जब अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा। इसको देखो नीचे वाले को, ठीक है, ए बी बी ए यहाँ पे ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। इसको देखो ज़रा, 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या 3 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि अगर देखो 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है तो 3 1 को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कह पाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 1 3 तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 3 1 इसके अंदर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आप थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे। ज़्यादा समझने के लिए हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। फ़िलहाल मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है। और रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा, तभी हम उस रिलेशन को क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू सेट ए। दूसरा तरीका ये भी होता है किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, ए आर बी इज इक्वल टू बी आर ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। कहीं कहीं पर इस तरह से भी हमारी बुक में रिप्रेजेंट किया गया है, या बड़ी क्लासेस में इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी रिलेशन को। ए बी बिलोंग्स टू आर के बजाय ए आर बी भी लिखा जा सकता है।
अब ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए आर बी, बी आर ए, ठीक है। और यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो दोनों के दोनों सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं। क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट अपने आप से क्या होता है, रिलेटेड होता है। और यूनिवर्सल में भी ऐसे ही होता है कि सेट ए का हर एलिमेंट हर दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड होता है। तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं ऐसे वाली, तो ये सिमेट्रिक के अंदर भी आएंगी, आइडेंटिटी में भी आएंगी, यूनिवर्सल में भी आएगी। तो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन को भी सिमेट्रिक रिलेशन कहा जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो काफ़ी गहराई से हम चीज़ों को समझते हुए जा रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन हमारी समझ में आ गया कि अगर ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए को भी आर से बिलोंग करना पड़ेगा, तभी उस रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। आखिरी और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो अब रिलेशन की आखिरी टाइप बची है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है इसको समझने के लिए, अब तक तो हम क्या कर रहे थे, पहले एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, बाद में डेफिनेशन पढ़ रहे थे। अब क्या है ना, ट्रांजिटिव को समझने के लिए पहले डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो क्या डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। देखो शुरू से लेकर एंड तक हमेशा रिलेशन जो है वो किसी ना किसी सेट के ऊपर बनता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेड टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन इफ़, इसे ये मत सोचना कि गलत स्पेलिंग लिखी है, इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहा जाएगा, जब ए बी बिलोंग करते होंगे आर से और बी सी भी आर से बिलोंग करते होंगे, तो इसका मतलब होगा कि ए सी भी आर से बिलोंग करता होगा। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो, 1 2 बिलोंग करता होगा आर से, 2 3 बिलोंग करता होगा आर से, तो इनकी वजह से 1 3 भी आर से बिलोंग करता होगा अगर, तो हम उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ए बी आर से बिलोंग करेगा, बी सी आर से बिलोंग करेगा, तो इन दोनों की वजह से अगर ए सी भी आर से बिलोंग कर गया तो उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं, शायद तुम्हें समझ में आ जाए। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल द स्ट्रेट लाइन इन अ प्लेन। ए जो है ना ऐसी लाइनों का सेट है जो एक प्लेन में खिंची हुई, जैसे कि ये प्लेन है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेट लाइनें खिंची हुई हैं एक दूसरे के साथ। देन द रिलेशन, ये रिलेशन है, इज़ पैरेलल टू, बस इतना ही है रिलेशन, इज़ पैरेलल टू ऑन ए। प्लेन के अंदर बहुत सारी लाइनें हैं इस तरीके से खिंची हुई हैं, मान लो कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये वाली लाइन L4 है, ऐसी बहुत सारी लाइनें प्लेन के अंदर हैं। तो ये पूरा सेट ए हो गया। इस सेट ए के ऊपर एक रिलेशन बनाया गया है इज़ पैरेलल टू, तो हमें बताना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या फिर नहीं है। तो देखिए कैसे बताएंगे, लिखेंगे L1 इज़ पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है, और L2 अगर पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। अगर L1 L2 के पैरेलल है, ये लाइन L1 है जो कि L2 के पैरेलल है, L1 इज़ पैरेलल टू L2, ये हमें दिया गया है। और हमें ये भी दे रखा है कि L2 जो है वो L3 के पैरेलल है। तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगी? तो अगर इन दोनों की वजह से ये तीसरा आ जाता है तो हम रिलेशन को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। और इन दोनों की वजह से तीसरा नहीं आ रहा है तो हम रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी भी आर से बिलोंग करता है, और उसकी वजह से अगर ए सी भी आर से बिलोंग कर जाता है तो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पर पैरेलल के बजाय परपेंडिकुलर वर्ड होता, तब देखो क्या होता, L1 परपेंडिकुलर होता L2 के ऊपर और L2 परपेंडिकुलर होता L3 के ऊपर। तो L1 L2 बिलोंग करते हैं R से, L2 L3 बिलोंग करते हैं R से, लेकिन L1 L3 R से बिलोंग नहीं करेंगे क्योंकि L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। जो समझदार है उन्हें समझ में आ गया होगा। देखिए L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है तो बिलोंग कर गए इस रिलेशन से। अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर शब्द होगा, L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है, चलो ये भी बिलोंग कर गए। लेकिन क्या L1 L3 आपको परपेंडिकुलर दिख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? नहीं। तो ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं लेकिन तीसरा बिलोंग नहीं कर रहा अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर शब्द आ जाता है तो।
तो पैरेलल के केस में तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर पैरेलल बदलकर परपेंडिकुलर लिख दिया तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव कब कहा जाएगा, जब ए बी आर से बिलोंग कर रहा होगा, बी सी आर से बिलोंग कर रहा होगा और उनकी वजह से अगर ए सी भी आर से बिलोंग कर जाएगा। तो आज तो हमने केवल सारी डेफिनेशंस को क्लियर किया है और चीज़ों को अच्छी तरह से समझा है। इन्हें और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास अभी एक्सरसाइज बची हुई है 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी और अब आपको एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तब तक जब तक एक्सरसाइज आती है तब तक आप इस पूरे को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो फंक्शंस के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो सब आप 11th के उसमें पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे रखा है। फिलहाल 12वीं में हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। सबसे पहले हमने एम्प्टी रिलेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने एम्प्टी का ही चलता रहा अभी तो। उसके बाद हमने यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पढ़ा कि जब किसी सेट का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। उसके बाद यूनिवर्सल चलता रहा, फिर हमने आइडेंटिटी रिलेशन को पढ़ा, फिर हमने रिफ्लेक्सिव को पढ़ा, उसके बाद सिमेट्रिक को पढ़ा और सबसे आखिर में ट्रांजिटिव को पढ़ा। बार बार रिपीट कर करके वीडियो देखते रहिए और सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं, इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। तब तक थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है। ठीक है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।